पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो, कोई गुजरा। I can feel someone breathing. एक खौफनाक रास्ता। रात का अंधेरा, एक तरफ पहाड़ और लंबे दरख्त और दूसरी तरफ खाई। सामने सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी और चारों तरफ गुप्त अंधेरा। और फिर गाड़ी में कोई आके बैठ जाए। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। यह वाक़या हमें सारिम ने भेजा है, जो उसके साथ एक डिलीवरी शिफ्ट पे हुआ था, और बहुत खौफनाक है कि आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है RHL और मैं आपको एक और नए एपिसोड में वेलकम करता हूँ। पहली बार आए हो चैनल पे तो आपकी राइट साइड पे वीडियो स्क्रीन के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, वो फ्री है, उसे दबा दो। और उसी के साथ एक बेल आइकॉन का भी होगा, उसे भी प्रेस कर दो। और अगर ज़िंदगी में कोई खौफनाक या पुरअसरार वाक़या हुआ है तो मुझे बता दो। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे है। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने एक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताहा वाइसरॉय भाई का, जिनकी वजह से मेरे चैनल के बारे में काफ़ी लोगों को पता चला। तो ताहा भाई, आपकी काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपको और आपके चैनल को खूब आगे बढ़ाए। मेरे दिल से दुआ है आपके लिए। चलो दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं 2003 में ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स करने गया था। मेरे शुरू के दिन थे ऑस्ट्रेलिया में और मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था। मैं जिस शहर में मास्टर्स करने गया था वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ अपनी CV स्टोर्स वगैरह में भी ड्रॉप करने जाता था और वीकेंड पे न्यूज़पेपर में भी जॉब्स ढूंढता था। एक वीकेंड मुझे न्यूज़पेपर में एक ऐड नज़र आया कि डिलीवरी ड्राइवर की ज़रूरत है, अपनी गाड़ी होनी चाहिए और वीक की 2 शिफ्ट थी। मैंने ऐड पे दिए गए नंबर पे कॉल की तो किसी बूढ़ी औरत ने फ़ोन उठाया और अपना नाम मैरियन बताया। मैंने जॉब के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया तो उसने मुझे उसी रात मिलने के लिए बुला लिया। मैं उस रात 10:30 बजे उसके घर गया, जहां उसके साथ उसका हस्बैंड भी था, जिसका नाम जॉन था। उन्होंने मुझे डिलीवरी रन के बारे में समझाया और कहा कि वीक की 2 शिफ्ट्स के $130 मिलेंगे, जिसमें फ्यूल मेरा अपना होगा। रन 2 से 2.5 घंटे का था और दूर हिल्स वाले एरिया में था। मैं डेस्परेट था, इसलिए मैंने हाँ कर दी और ट्यूसडे और थर्सडे को मुझे उनके साथ जाना था ट्रेनिंग के लिए। एक चीज़ जो थोड़ी अजीब थी वो ये थी कि मैरियन कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। 40 से 50 साल के दरमियान एज होगी उसकी, पर वो जब बात करती थी तो ऐसा महसूस होता था कि कोई 80 से ऊपर की औरत हो और उसके पास से बहुत बदबू आती थी। मुझे बस यही था कि मेरी ट्रेनिंग ये ना करे और उसका हस्बैंड करे, वरना मैरियन के साथ बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ट्यूसडे आया तो मेरी किस्मत ख़राब थी कि उसके हस्बैंड ने कहा कि मैरियन जाएगी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उसे कुछ काम है। अब तो मैंने सोचा कि इतनी बदबू के साथ तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, पर मैं क्या करता, मुझे जाना पड़ा। वो मेरे साथ ही आगे बैठ गई और मुझे डिलीवरी रन पे लेकर चली गई। डिलीवरी रन ऐसा था कि पहले रात 11 बजे एक डेपो से जाकर अखबार लोड करने होते थे गाड़ी में। हर ड्राइवर को एक एरिया अलॉट किया गया था जहां उनको उनकी एलोकेटेड शॉप्स और घरों में पेपर्स उतारने होते थे। जिन लोगों को ये पेपर्स मिलते थे वो इनको प्रिपेयर करते और दिन में जाकर लोगों के मेल बॉक्सेस में डाल देते थे। मैरियन ने मुझे एक शीट दी जिसमें मेरे रन के 9 स्टॉप्स और उनके एड्रेसेस थे। रन ख़त्म करते करते रात के 3:30 बज ही जाते थे।
तो पहले दिन हम डिपो पहुंचे और मैंने अखबार अपनी गाड़ी में लोड किए। बताता चलूं, मेरे पास मित्सुबिशी की 2003 की एक स्टेशन वैगन गाड़ी होती थी, तो पेपर्स बहुत आसानी से आ गए थे। पेपर्स लोड करने के बाद हम लोग डिलीवरी रन के लिए निकल गए। पहला स्टॉप 45 मिनट के फासले पे था, तो मैं मैरियन से बातें करने लगा। वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रही थी कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, वगैरह वगैरह। फिर मैंने उससे पूछा कि वो ये काम कब से कर रही है और ये डिलीवरी रन कैसे ख़रीदा, वगैरह वगैरह। तो उसने एक बहुत अजीब सी बात की कि ये डिलीवरी रन उसका नहीं है और वो बस किसी के लिए मैनेज करती है। मैंने उससे पूछा कि कोई रिश्तेदार या फ्रेंड वगैरह है, तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी कि ये जिसका डिलीवरी रन है तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। मैं भी खामोश हो गया और जीपीएस पे कंसंट्रेट करके गाड़ी चलाने लगा। अब पहला स्टॉप आया, वो मेरे साथ उतरी और मुझे जगह दिखाई कि कहाँ पेपर्स रखने हैं। फिर दूसरे स्टॉप पे मेरे साथ उतरी और वहाँ भी मुझे दिखाया कि पेपर्स कहाँ ड्रॉप करने हैं। पर तीसरा स्टॉप, जो दूसरे स्टॉप से 25 मिनट के फासले पे था, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो गाड़ी से नहीं उतरी और कहने लगी कि बस शटर डोर के सामने रख दो और पेपर्स के ऊपर ये प्लास्टिक चढ़ा दो। अब मैं उस स्टॉप के बारे में बताऊं तो जैसे ही रोड से उस स्टॉप की तरफ मुड़ते थे तो कच्चा सा ड्राइववे आता था और थोड़ा सा अंदर जाके वो एक बहुत बड़ा और पुराना शेड था जिसका एक शटर डोर था बिल्कुल सामने। उसके दोनों साइड सिर्फ बड़े बड़े दरख्त थे और झाड़ियाँ थीं, क्योंकि ये पूरा डिलीवरी रन ही हिल्स के जंगलों वाले एरिया में था। तो मैं इस स्टॉप पे उतरा और मैरियन की बताई हुई जगह पे पेपर्स रख दिए। वापस गाड़ी में बैठ गया और हंसते हुए उससे कहा कि ये तो बहुत स्पूकी सा शेड है। मैरियन ने कोई जवाब नहीं दिया और एक तरफ देखती रही और कहने लगी कि हमें चलना चाहिए। मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली और अब हम अगले स्टॉप की तरफ जाने लगे। अब एक और चीज़ अजीब सी हुई, वो ये कि मैरियन के पास से बदबू तो आ ही रही थी, पर अब वो बदबू और तेज़ हो गई। ऐसी बदबू कि मैं बयान नहीं कर सकता, और इतनी बदबू कि मुझे नौजिया फील होने लगा और उल्टी आने लगी। मैंने मैरियन को देखा तो वो हाँप रही थी और फिर उसने अपना इन्हेलर निकाला और यूज़ किया। मैंने उससे पूछा भी कि आर यू ओके, तो उसने कहा कि आई एम फाइन, यू ड्राइव। बस फिर हम अगले स्टॉप्स पे पहुंचते गए और मैं डिलीवरी करता रहा और वो सिर्फ इतनी ही बात करती कि यहाँ पेपर्स ड्रॉप कर दो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। रन ख़त्म हुआ और मैं जब उसे ड्रॉप करने उसके घर पहुँचा तो उसका हस्बैंड बाहर ही खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि हम पहुँचने वाले हैं। मैरियन गाड़ी से उतरी और बस बाय कह के चली गई और उसका हस्बैंड उसके कंधे पे हाथ रखकर, जैसे किसी बीमार इंसान को जिससे चला भी ना जाए उसको पकड़ कर ले जाया जाता है, वैसे लेकर जाने लगा। मैंने गाड़ी रिवर्स की और घर चला गया। अब थर्सडे को जब मैं उनके घर पहुंचा तो जॉन अकेला बाहर था और कहने लगा कि आज मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं खुश हुआ कि कम से कम अब मुझे बदबू तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। मैं उसको बिठाकर डिलीवरी रन के लिए निकल गया। उस रोज़ सब कुछ बहुत नॉर्मल था। हमने डिपो जाकर पेपर लोड किए और डिलीवरी रन के लिए निकल गए। जॉन बहुत ही नॉर्मल इंसान था और बहुत बातें करता था, तो टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अब हम डिलीवरी रन करते हुए उसी तीसरे स्टॉप पे पहुंचे जहां वो बड़ा शेड था। तो उसने वही कहा जो ट्यूसडे को मैरियन ने कहा था कि पेपर्स बाहर रख दो और उस पर प्लास्टिक चढ़ा दो। पर एक चीज़ वियर्ड थी कि जब वो मुझे ये करने का कह रहा था तो वो ऊपर नहीं देख रहा था और अपने फ़ोन पे नीचे मुंह करके देख रहा था। और ये अजीब इसलिए था कि पूरे टाइम उसने फ़ोन पे देखा भी नहीं था।
खैर हम वहाँ से निकल गए और फिर रन ख़त्म करके मैंने उसे घर छोड़ा और उसने मुझसे बेस्ट ऑफ लक कहा, क्योंकि अब अगले ट्यूसडे मुझे रन खुद ही करना था। अब ट्यूसडे आया तो मैं रात 11 बजे डिपो पहुंचा और पेपर्स गाड़ी में लोड किए और रास्ते से रेड बुल लेकर म्यूज़िक ऑन करके रन के लिए निकल गया। पहला स्टॉप 45 मिनट बाद आया, तो जैसे मुझे बताया गया था मैंने वहाँ पेपर्स ड्रॉप किए और दूसरे स्टॉप पे चला गया। अब दूसरे स्टॉप पे भी पेपर्स ड्रॉप किए और अब 25 मिनट की ड्राइव करके अपने तीसरे उसी स्टॉप पे पहुंचा जहां वो बड़ा शेड था। मैंने गाड़ी कच्चे ड्राइवे में मोड़ी और आगे जाके रोक दी। स्टॉप्स पे डिलीवरी करते वक्त मैं गाड़ी की लाइट्स ऑफ नहीं करता था और बस अनलोड करके और सामान उतार के गाड़ी में बैठ के चला जाता था। तो इस स्टॉप पे तो गाड़ी ऑफ करने का या हेडलाइट्स ऑफ करने का सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा था। रात के 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। एक बहुत घना जंगल और वो भी पहाड़ों पे, और जो शेड वो भी बिल्कुल जंगल के बीच में। उससे पहले वाला और उसके बाद वाला दोनों स्टॉप्स 25-25 मिनट की ड्राइव पे। बहुत स्पूकी सी जगह थी, ये कि अकेले इंसान की तो जान ही निकल जाए। ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ मैरियन और जॉन थे तो इतना फील नहीं हुआ, पर इस वक्त तो मैं अकेला था तो खौफ बहुत आ रहा था। मैंने गाड़ी ड्राइववे पे रोकी तो मेरी हेडलाइट्स उसके मेन शटर डोर पे पड़ रही थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुला ही छोड़ दिया और पीछे गया और डिग्गी खोलकर पेपर्स निकाले और उन्हें जाकर शेड के शटर डोर के बाहर रख दिया। अब एक मसला ये हो गया था कि मैं डिपो से प्लास्टिक लेना भूल गया जो मुझे इन पेपर्स पर चढ़ानी थी, क्योंकि पहली शिफ्ट थी अकेले, तो जहन में ही नहीं रहा। फिर सोचा कि प्लास्टिक बारिश से बचने के लिए चढ़ाते होंगे और बारिश का तो कोई इम्कान ही नहीं, तो वापस तो नहीं जाऊंगा मैं पेपर्स ऐसे ही रख कर मुड़ा। वहाँ से 20-25 कदम होगी मेरी गाड़ी, तो मैं उस तरफ जाने लगा कि मुझे छर छर ऐसे करके आवाज़ आने लगी पीछे से। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने झाड़ियों की तरफ देखा तो कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत गहरी झाड़ियाँ थीं। मैं फिर पलटा और गाड़ी की तरफ जाने लगा तो फिर से छर छर करके आवाज़ आने लगी। पीछे फिर कोई नहीं था, तो मैं वापस जहाँ मैंने पेपर्स रखे थे उस तरफ गया और एक बड़ा पत्थर उठाकर पेपर्स के ऊपर रख दिया कि पेपर्स उड़े नहीं और अगर कोई जानवर वगैरह हो तो वो भी ना हिला सके। इतना भारी पत्थर था। अब मैं वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा तो राइट साइड की झाड़ियों में से फिर से आवाज़ आने लगी छर छर की, और जब मैंने देखा तो वो झाड़ियाँ हिल रही थीं। मैंने सोचा कि जानवर होगा और कोआलास तो होते ही हैं वहाँ, तो मैं फिर गाड़ी की तरफ जाने लगा और अब मैं डोर के पास पहुँचा ही था और मेरी बैक शेड की तरफ थी कि मुझे पीछे से ज़ोरदार पेपर्स की बिखरने की आवाज़ आई। मैं मुड़ के देखता हूँ तो सारे पेपर्स, जो कि 4 बंडल्स में थे, नीचे गिर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें खोलकर ज़ोर से ऊपर से फेंका हो। ये बहुत अजीब था, क्योंकि मैं कुछ सेकंड्स ही चला होऊंगा और इन सेकंड्स के दौरान किसी ने पेपर्स खोल भी दिए और फिर सबको अलग अलग करके फेंक भी दिया। बहुत शॉकिंग था, क्योंकि पेपर्स एक स्ट्रिंग से बंधे होते थे। मैंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा और अपनी गाड़ी में बैठकर डोर लॉक कर लिया और गाड़ी रिवर्स करके उस कच्चे ड्राइवर से निकाल ली और तेज़ी से मेन रोड पे आके अगले स्टॉप की तरफ जाने लगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि जो हुआ था उसका सेंस नहीं बन रहा था, और एक घबराहट भी थी कि पहली शिफ्ट थी और उसमें यह सब हो गया। अब मैं जॉन और मैरियन को क्या कहूँगा, और ये भी ख्याल आ रहा था कि मुझे जॉब से ना निकाल दें।
और अगर निकालेंगे तो पता नहीं ट्रेनिंग के पैसे देंगे या नहीं। ये सारे ख्याल आ रहे थे। फिर सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और मैं अपने अगले स्टॉप्स की तरफ जाने लगा। अब मैं म्यूज़िक सुनते हुए, रेड बुल पीते हुए एक सुनसान सड़क पे गाड़ी चला रहा था। मेरा जो अगला स्टॉप था, जीपीएस बता रहा था कि 25 मिनट दूर है, और दोनों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे दरख्त, और वो भी पहाड़ पे, और मैं पहाड़ी पे ऊपर की तरफ चलता जा रहा था। मेरी गाड़ी भी हेवी चल रही थी, क्योंकि एक तो चढ़ाई थी और गाड़ी में पेपर्स का लोड भी था। मैंने हाई बीम ऑन की हुई थी और सड़क भी सीधी नहीं थी, इधर उधर घूम रही थी। कभी एक तरफ शार्प टर्न आता तो कभी दूसरी तरफ। अब एकदम मेरी रेड बुल, जो मैंने कप होल्डर पे रखी थी, शेक करने लगती है। मैं देखता हूँ कि मेरा जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिस पे मैंने कोहनी रखी हुई थी, वो भी शेक कर रहा है। मैंने अपने हाथ से रेड बुल को पकड़ा कि ये शेक क्यों होकर रही है, और अजीब बात यह थी कि सिर्फ वो एरिया ही शेक कर रहा था जहाँ कप होल्डर और स्टोरेज कंपार्टमेंट था। बाकी ना स्टीयरिंग शेक कर रहा था या कोई और गाड़ी का हिस्सा। ये जहन में भी आ रहा था कि अभी अभी गाड़ी खरीदी है तो किसी ने ख़राब गाड़ी ना दे दी हो। मैंने रेड बुल के कैन को हाथ से पकड़ लिया और गाड़ी चलाने लगा। फिर मेरी गाड़ी और भारी होने लगी। जैसे जब बहुत लोड पड़ता है तो इंजन चीख रहा होता है, वैसे इंजन चीखने लगा। आरपीएम कभी ऊपर होता कभी नीचे। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब गाड़ी इस बीच जंगल में ख़राब ना हो जाए, पर गाड़ी भारी होती चली जा रही थी। जीपीएस अभी भी 19 मिनट बता रहा था अगले स्टॉप का। तो मैंने सोचा कि आगे कोई जगह नज़र आती है तो चेक तो करता हूँ कि क्या मसला है, क्योंकि जहाँ मैं था वहाँ रोक नहीं सकता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और येलो नॉन स्टॉपिंग जोन था। अब मैं गाड़ी चलाता गया कि अचानक मुझे एकदम तेज़ गंदी बदबू आने लगी, और बिल्कुल ऐसी जैसे मैरियन के पास से आती थी। बदबू इतनी तेज़ थी कि मुझे उबकाई आने लगी, और मैंने अपना शीशा खोला और वॉमिट करने की कोशिश की। मुझसे ये स्मेल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी के अंदर कोई छींकता है। मैं चौंक जाता हूँ तो फिर कोई छींकता है, और मैं गाड़ी को अर्जेंसी के साथ वहीं येलो लाइन पे थोड़ा ऊपर चढ़ा के रोक देता हूँ, और फौरन गाड़ी से उतरकर और थोड़ा आगे जाकर पहाड़ से टेक लगा के खड़ा हो जाता हूँ और अपने घुटनों पे हाथ रखकर उल्टी करने की कोशिश करने लगता हूँ। जब मेरी सांस थोड़ी बहाल होती है तो मैं अपनी गाड़ी को देखता हूँ तो मुझे अपनी हेडलाइट्स नज़र आती हैं, और उसके सामने एक लंबे ऊंचे आदमी का साया जो बिल्कुल मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने खड़ा होता है। क्योंकि मेरी हेडलाइट्स मेरी आंखों पे पड़ रही थी तो मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत ऊंचा काला साया सामने खड़ा है और उसका रुख मेरी ही तरफ है। उसका सिर्फ शेप था, कोई जिस्म नहीं। अब मैं बहुत खौफज़दा हो गया था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। ये कौन खड़ा है बीच जंगल में जिसे मैं सही से देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं वहाँ से कहीं नहीं भाग सकता था, क्योंकि एक तरफ पहाड़ थे जिससे मैं टेक लगा के खड़ा था, और एक तरफ खाई थी, और सामने एक लंबा साया मेरी हेडलाइट्स के सामने खड़ा था। वो साया बस वहीं स्टिल खड़ा था, और फिर कुछ मिनट्स के बाद वो लेफ्ट पे मुड़ा और स्लो स्लो पहाड़ की तरफ चलने लगा। उसकी चाल ऐसी थी जैसे सर झुकाए लंगड़ाते हुए ढीली ढाली चाल से चल रहा हो, जैसे कोई बूढ़ा आदमी चलता है। और फिर वो जाके एक पत्थर पे आहिस्ता से बैठ गया। वो जहाँ बैठा था तो वहाँ अंधेरा था, तो मुझे बहुत गौर से देखना पड़ रहा था,
और क्योंकि मेरी आंखों पे गाड़ी की हेडलाइट्स भी पड़ रही थी तो मुझे देखने में मुश्किल हो रही थी। अब मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो वो साया खड़ा हो गया, पर उसका रुख मेरी गाड़ी की तरफ था और वो वहीं खड़ा रहा और कोई मूवमेंट नहीं की। मैं भी वहीं रुक गया, स्टिल खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहीं वो मेरी मूवमेंट से मेरी तरफ ना बढ़ जाए। पर फिर वो पीछे की तरफ मुड़ा और उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और मेरी गाड़ी के पीछे की तरफ जाने लगा और फिर पीछे से घूम कर ड्राइवर डोर की तरफ आ गया और एकदम मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मेरी गाड़ी जिस जगह खड़ी थी वहाँ एक्सीडेंट का बहुत चांस था, क्योंकि अगर कोई गाड़ी पीछे से आती है तो शार्प टर्न होने की वजह से उसे मेरी गाड़ी नज़र नहीं आएगी। तो मैं ये भी सोच रहा था कि गाड़ी को जल्द से जल्द यहाँ से हटाऊं कि अब मेरी गाड़ी हिलने लगती है और हेडलाइट्स की हाई बीम कभी ऑन और कभी ऑफ होती हैं। कोई मखलूक मेरी गाड़ी में आ गई थी और मुझे एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। अम्मी, अब्बू, भाई, बहन सबका ख्याल आने लगा, पर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अब मुझे गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर गुर्राता हो। 2 या 3 बार गुर्राने की आवाज़ आई कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी गाड़ी से तेज़ी से निकला हो और पहाड़ की तरफ झाड़ियों में तेज़ी से गया हो और फिर उस तरफ से मिट्टी उड़ने लगी, जैसे कोई 2 जानवर लड़ रहे हों और आपस में उलझ रहे हों। मेरे जहन में पता नहीं क्या आया कि मैं भागा और गाड़ी में बैठा और डोर बंद करके रेस दे दी और वहाँ से तेज़ी से रोड पे ड्राइव करने लगा, और ऐसी ड्राइव कि कोई भी शार्प टर्न आ जाए मैं नहीं रुका था। अब मेरी गाड़ी बिल्कुल भारी नहीं थी और कोई शेक या थरथराहट नहीं थी और ना ही कोई बदबू थी। मैंने चलते हुए ही जीपीएस में घर का एड्रेस डाला और घर की तरफ निकला और डिलीवरी रन को मज़ीद कंटिन्यू नहीं किया। घर जाते वक्त एक और चीज़ हुई कि वक्फे वक्फे से मेरी गाड़ी पे पत्थर आके लगते थे या शायद कोई मारता था, पर जैसे ही वो पहाड़ वाला एरिया ख़त्म हुआ तो गाड़ी पे कोई पत्थर नहीं लगे। घर आके मैंने अपने दोस्तों को बताया और वज़ू करके शुक्राने की नमाज़ पढ़ी। सर में शदीद दर्द था और एक अजीब भारीपन था, तो मैं सो गया और जॉन और मैरियन को कुछ नहीं बताया। अब मैं सुबह उठा तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास बहुत कॉल्स आई होंगी जॉन और मैरियन की, पर एक भी कॉल नहीं थी। मुझे उन्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने मैरियन को मैसेज कर दिया कि मैं अब ये डिलीवरी रन नहीं करूँगा और तुम्हारा सामान मैं पहुँचा दूँगा। मुझे लगा कि वो मुझे फ़ोन करके बहुत सुनाएगी, पर शाम तक उनका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया और फिर रात में मैरियन का मैसेज आया, ओके। इस वाक़ये के 6 या 7 महीने बाद मुझे किसी ऑस्ट्रेलिया में नए आने वाले लड़के ने पूछा था कि कोई जॉब वगैरह हो तो मुझे बताइएगा। तो मैंने उसको इस डिलीवरी जॉब के बारे में बताया और ये भी बता दिया था कि इस डिलीवरी रन में एक स्टॉप बहुत हॉन्टेड है। उसने फिर भी इसरार किया, तो मैंने उसे मैरियन का नंबर दे दिया था। पर जब उसने कॉल की तो जॉन ने फ़ोन उठाया और कहा कि मैरियन तो 6-7 महीने पहले मर चुकी है और अब वो ये डिलीवरी रन मैनेज नहीं करता। मैरियन के इस वाक़ये के साथ कोई ताल्लुक़ था या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये सारे वाक़यात बहुत अजीब व गरीब थे। मैरियन का मेरे साथ जाना, ये नहीं बताना ये रन किसका है, उस स्टॉप पे उसका चुप हो जाना, उसके पास से वो बदबू जो मुझे बाद में भी आई जब मैं उस पुरअसरार चीज़ के साथ था, जॉन का उस स्टॉप पे नज़रें नीचे रखना, जब मैंने उन्हें डिलीवरी रन करने के लिए मना किया तो उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, और ठीक उसी टाइम जब मैंने जॉब छोड़ी
मैरियन का मरना, इन सब बातों का मुझे आपस में कनेक्शन लगता है। पर अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और अब मैं पाकिस्तान में हूँ और एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आ रहा है, उस पे भेज दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसे भी कर दो और अपने दोस्तों को और फैमिली को सबको सब्सक्राइब करवा दो। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो काम करने का मज़ा भी आएगा। चलो अब चलता हूँ और अगली स्टोरी की प्रिपरेशन करता हूँ। फिर मिलते हैं।